हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा CPCH और CHO के जो सिलेबस है उसका नया टॉपिक है प्रोग्राम मैनेजमेंट इंक्लूडिंग मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन। ठीक है, टॉपिक है प्रोग्राम मैनेजमेंट। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स, सीधी सी बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी प्रोग्राम हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वहाँ पे जा रही है। ठीक है, तो उनमें कुछ खास तरीके के स्किल्स होने बहुत ज़रूरी हैं जिसके कारण से वो प्रोग्राम को इफ़ेक्टिव तरीके से कम्युनिटी को डिलीवर कर सके। ठीक है, तो इसमें आज देखेंगे हमको कि CHO के पास ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए या कैसे वर्क कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए जिसके ज़रिए वो अपने प्रोग्राम को, जो उनके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के ज़रिए या उनके टीम के ज़रिए जो भी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया जाना है उसको इफ़ेक्टिव तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट कर सकती है। इसमें दो चीज़ और अपन देखेंगे, मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन। ठीक है, सीधी सी बात है कि ढेर सारे तरीके के हेल्थ प्रोग्राम इंडिया में चलाए जाते हैं जिसका कि मॉनिटरिंग किया जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और CHO के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की। तो उस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में जितनी भी कम्युनिटी पॉपुलेशन आता है उसके तक वो सर्विसेज पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है, प्लस उनके हेल्थ वर्कर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो उस चीज़ को वो मॉनिटर करेगी और सुपरवाइज भी करेगी। ठीक है, तो अपन डिटेल में देखते हैं आज का टॉपिक प्रोग्राम मैनेजमेंट इंक्लूडिंग मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन। पहले ही मैं आप लोग को क्लियर कर देता हूँ, ये टॉपिक बहुत ही लंबा टॉपिक है, तो मैं कई चीज़ें जो आप लोग पहले ही पढ़ चुके रहेंगे उसको मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, थोड़ा सुपरफिशियल जाऊँगा। ठीक है, तो अपन सबसे पहला चीज़ देखते हैं, इफ़ेक्ट्स ऑफ सब सेंटर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ऑन दी हेल्थ ऑफ कम्युनिटी। ठीक है, क्या इफ़ेक्ट होगा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का कम्युनिटी के हेल्थ पर। ठीक है, क्या उसका फ़ायदा कम्युनिटी के लोगों को हेल्थ के तौर पर मिलने जा रहा है। ठीक है, तो अपन पहला पॉइंट देखते हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर डाटाबेस। ठीक है, creation and maintenance of database of all families and individual in health and wellness center area through population enumeration and empanelment। ठीक है, तो क्या है, हम लोग जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के जरिए क्या कर रहे हैं, डाटाबेस केयर देने जा रहे हैं। जितने भी हमारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, हमको पता है कि एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की कितनी पॉपुलेशन आते हैं, उसमें कितने मेल होंगे, कितने फीमेल होंगे, कितनी प्रेग्नेंट लेडी होंगी, कितने जीरियाट्रिक्स होंगे। ठीक है, तो ऐसे सभी का डाटाबेस हमारे पास होगा तो हमको प्लान बनाने में या किसी भी प्रकार के प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में परेशानी नहीं होगी। सेकेंड बेनिफिट देखने को मिलता है अपने को, इंक्रीज्ड एक्सेस टू सर्विसेज। ठीक है, अब सीधी सी बात है कि कम्युनिटी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है वो कोई बहुत ही रिमोट एरिया में फिक्स नहीं है, जो जिस कम्युनिटी को टारगेट करके बनाया गया है, जिस लोकेलिटी को बनाया गया है उतने ही तक सीमित रहेगा वो। ठीक है, तो इनका असेस जो है वो क्या है, इंक्रीज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो लोगों का असेस आसान हो जाएगा ताकि इसके कारण से लोगों की सर्विसेज भी बढ़ेंगी। एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताता हूँ, सपोज़ एक PHC है ना, एक PHC का एरिया कवरेज होता है 30,000 पॉपुलेशन। ठीक है, ग्राउंड फील्ड एरिया में, और ट्राइबल और हिली एरिया में होता है 20,000 पॉपुलेशन। अगर हम गांव की बात करें 20,000 पॉपुलेशन, तो इसका अगर अपन डायमीटर में किलोमीटर में देख लें तो करीब करीब ये 25, 30, 40 किलोमीटर तक से भी ज़्यादा तक हो सकता है। तो अगर किसी को छोटा सा प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा फीवर आएगा, तो वो क्या करेगा, झोला छाप डॉक्टर के पास चला जाएगा या लोकल प्रैक्टिशनर के पास चला जाएगा, वहाँ तक नहीं जाएगा। लेकिन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है इसका पॉपुलेशन कवरेजेस कम रहेगा और यहाँ पर उनको अश्योर्ड रहेगा कि मैं यहाँ पर जाऊँगा तो मेरे को CHO मिलेगी, वहीं पे मेरे को मेडिसिन भी हो जाएगा, वहीं पे मेरे माइनर टेस्ट भी हो जाएंगे। तो क्या होगा, लोगों का वहाँ पर असेस बढ़ेगा जिसके कारण से उनको सर्विसेज मिलनी बढ़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है इम्प्रूव्ड पॉपुलेशन कवरेज बाय मॉनिटरिंग एंड आइडेंटिफाइंग लेफ्ट आउट पॉपुलेशन एंड इम्प्रूव कवरेज ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। हमारे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में समस्या ये आती है कि जब हम लोग टारगेट सेट करते हैं कि हम लोग इस प्रोग्राम के जरिए कितने लाख पॉपुलेशन को कवर करेंगे, तो जब उसको असेस किया जाता है, इवेलुएट किया जाता है, तो देखा जाता है कि बहुत सारा पॉपुलेशन इससे छूट जाता है। ठीक है, अगर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होगा तो डेफिनेटली है कि हेल्थ एंड जो जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं इसके कवरेज, ऐसे लोग जो छूट गए थे वो भी इसमें इंक्लूड आसानी से हो जाएंगे। देन रिड्यूस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर एंड कैटास्ट्रॉफिक हेल्थ एक्सपेंडिचर। जो भी उनका हेल्थ एक्सपेंडिचर हो जाता था
ये जितने भी झोला छाप डॉक्टर होते हैं या कई प्रकार के जो गलत प्रैक्टिशनर्स होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, पेशेंट को गुमराह कर देते हैं और उन लोग कमीशन बेस्ड बड़े सिटी में इसको रिफ़र कर देते हैं, वहाँ से उनको मोटी कमीशन के तौर पे पैसा मिल जाता है। तो जिसके कारण से जो लोग हैं उनका नुकसान हेल्थ पे भी होता है प्लस उनके पैसों पे भी होता है, जो कि बहुत बुरी तरीके से ये बड़े हॉस्पिटल में छोटे से प्रॉब्लम के लिए जाकर लूटे जाते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जो उनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है जो कि हेल्थ के लिए होता था, ठीक है, वो नहीं होगा। रिस्क फैक्टर मिटिगेशन थ्रू हेल्थ प्रमोशन एंड वेलनेस एक्टिविटीज़। ठीक है, रिस्क फैक्टर मिटिगेशन मतलब जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं हम लोग, जैसे कि कोई कैंसर है, ठीक है, कैंसर का रिस्क फैक्टर में कौन कौन आते हैं, ऐसे लोग जो टोबैको यूज़र्स हैं, अगर हम लोग उनको वेलनेस एक्टिविटी और हेल्थ प्रमोशन के जरिए अवेयर कर दें, उनके हेल्थ को प्रमोट कर दें कि देखिए कि आप टोबैको यूज़ करेंगे तो आपको कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अगर वो छोड़ देता है उस चीज़ को, तो हम लोग क्या करेंगे, रिस्क फैक्टर को मिटिगेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि रिस्क फैक्टर को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, या उसके नंबर को कम कर सकते हैं या उसको डिले कर सकते हैं। देन है डीकंजेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ फैसिलिटीज़। ठीक है, डीकंजेशन का मतलब ये है कंजेस्टेड होना। ठीक है, सेकेंडरी और टर्शरी लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, टर्शरी लेवल पर स्टेट लेवल के हॉस्पिटल या स्पेशलाइज हॉस्पिटल। अगर लोगों को पेरिफेरल लेवल पर ही अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाए तो उन लोग सेकेंडरी और टर्शरी लेवल के हेल्थ फैसिलिटीज़ में नहीं जाएंगे, जिसका सीधा फ़ायदा क्या होगा, वहाँ पर भीड़ कम हो जाएगी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और जो स्पेशल हॉस्पिटल्स, स्टेट लेवल के हॉस्पिटल्स हैं, उनमें। देन इम्प्रूव्ड पॉपुलेशन हेल्थ आउटकम्स एंड डिक्रीज डिजीज बर्डन। क्या करना है हमको, हेल्थ आउटकम बढ़ाना है। ठीक है, अभी क्या है, अगर 100 लोग हैं तो 100 लोग में से 48 लोग एनीमिया से ग्रसित हैं, फिर बाकी के 5 लोग हार्ट डिजीज़ में हैं, तो किसी के बाकी 100 में 5 लोग कैंसर में हैं, तो कोई अलग अलग प्रॉब्लम से हैं। तो हमको क्या करना है, पॉपुलेशन हेल्थ आउटकम्स को क्या करना है, अच्छा बनाना है और डिजीज़ बर्डन को कम करना है। ठीक है, तो डेफिनेटली है कि हम लोग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, हम लोग हेल्थ इश्यूज़ को भी देख रहे हैं एज वेल एज वेलनेस क्रिएट करने के लिए हम गए हैं। तो सीधी सी बात है कि ढेर सारे नंबर ऑफ डिजीज़ को हम लोग किसी न किसी तरीके से वेलनेस क्रिएट करके कमी लाया जा सकता है, कमी कर देंगे। ठीक है, देन 8th है इंक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस टीम। ठीक है, जो हेल्थ एंड वेलनेस टीम होंगी, जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के जरिए होंगी, इनका टीम का क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस को क्या करना है, इंक्रीज करना है। ठीक है, इसलिए इंक्रीज किया जा सकता है क्योंकि पॉपुलेशन टारगेट बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, तो ये थे इफेक्ट जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के होंगे कम्युनिटी के हेल्थ पर। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। देन है मेजर फंक्शन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। ठीक है, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, मेजर फंक्शन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के एक बार फिर से जस्ट मैं रिव्यू कर देता हूँ। सबसे पहला है मैनेजरियल फंक्शन फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एंड द टीम टू अचीव द डिजायर्ड इफेक्ट। ठीक है, वहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर क्या होगी, एज अ मैनेजर फंक्शन करेगी। उसको कम्युनिटी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की जो भी चीज़ें हैं उसको खुद मैनेज करके रखना है। ठीक है, वहाँ की वो मैनेजर है या होल सोल इंचार्ज है। ठीक है, ताकि अच्छे तरीके से जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है वो रन किया जा सके। वहाँ का मेडिसिन, वहाँ का मैन पावर, वहाँ का अरेंजमेंट, वहाँ के सप्लाईज, सारी चीज़ों को वो मेंटेन करके रखेगी। सेकंड है क्लिनिकल फंक्शन। ठीक है, प्रोवाइड आउट पेशेंट केयर एंड मैनेजमेंट। ठीक है, वहाँ पर OPD सर्विसेज होंगी। ठीक है, और पेशेंट को क्या है, मैनेज किया जाएगा उस लेवल पर। सपोज पेशेंट आता है डायरिया को लेके, तो हम लोग उसको रिफ़र नहीं कर देंगे, हम उसको वहीं पर ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, और उसको सेटल करेंगे और डिस्चार्ज करेंगे। ये क्लिनिकल फंक्शन आ गया। यानी पब्लिक हेल्थ फंक्शन, हेल्थ प्रमोशन, डिजीज़ प्रिवेंशन एंड सर्वेलेंस। ठीक है, कुछ ऐसे हेल्थ प्रमोशन फंक्शन हैं, पब्लिक हेल्थ फंक्शन है, जो कि आमतौर पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के बाहर कम्युनिटी के साथ मिलकर परफॉर्म किए जाते हैं, जिसमें हेल्थ प्रमोशन आता है। इसमें ढेर सारी कम्युनिटी हेल्थ CHO को एक्टिविटी दिया गया है कि वो हेल्थ एंड वेलनेस क्रिएट करने के लिए डाइट बताए, एक्सरसाइज बताए, ठीक है, या कुछ आउटडोर एक्टिविटी कराए, ये सब आते हैं। देन डिजीज़ प्रिवेंशन एंड सर्विलेंस,
डिजीज़ की रोकथाम के लिए मलेरिया का एपिडेमिक टाइम आया है, तो मलेरिया के बारे में जागरूकता करना ताकि उसके नंबर को कम किया जा सके। एंड सर्विलेंस, जैसे कि अभी कोरोना टाइम में, ठीक है, सर्विलेंस का काम कर रहे हैं उन लोग, कहाँ पर केस आइडेंटिफाइड हुआ या केस आइडेंटिफाइड नहीं हुआ है तो कहीं पर हो तो नहीं रहा, उसके लिए टेस्टिंग करना। आइडेंटिफाइड हो गया है तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके उसको सर्विलेंस में रखना। सर्विलेंस मतलब निगरानी में रखना कि कहीं ये आउटब्रेक कंडीशन में तो नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये मेजर फंक्शन ऑफ CHO है। 3 मेजर फंक्शन है, इसको आपको अच्छे से आना चाहिए। मैनेजरियल फंक्शन, क्लिनिकल फंक्शन एंड पब्लिक हेल्थ फंक्शन। देन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम CHO एज अ प्रोग्राम मैनेजर। जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है या नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन है, ये जितने भी प्रोग्राम लॉन्च किए, नेशनल डायबिटीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, HIV एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, सभी प्रोग्राम को ऑब्जर्व करने के लिए, इफ़ेक्टिव तरीके से रन करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए अलग तरीके के इनके प्रोग्राम मैनेजर होते हैं। लेकिन यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है वो अपने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के कवरेज एरिया को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में इम्प्लीमेंट करने के लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कि वो खुद ही प्रोग्राम मैनेजर के जैसे फंक्शन करेगी। तो इसमें देखते हैं कि उसका एक्सपेक्टेड क्या फंक्शन होगा CHO का एज अ प्रोग्राम मैनेजर। फर्स्ट है रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ सर्विस डिलीवरीज, ठीक है। जितने भी उनके जरिए काम किए जाते हैं, उनके वर्कर के जरिए काम किए जाते हैं, उनके टीम के जरिए किए जाते हैं, उसका रिकॉर्डिंग होना, रिपोर्टिंग होना और मॉनिटरिंग होना, ठीक है, जितने भी सर्विसेज दिए जा रहे हैं। सेकेंड है अंडरटेक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन हैं, ठीक है, जैसे कि इन्वेंट्री का मैनेजमेंट करना, मेडिसिन सप्लाई देखना, कंज्यूमेबल नॉन कंज्यूमेबल फर्नीचर्स, ठीक है, या जितने भी रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये सारे काम जो है, किसी की ड्यूटी लगाना, अपने टीम के किसी की ड्यूटी लगाना, कोई कैंप ऑर्गेनाइज करना, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में आएंगे। ये भी हेल्थ एंड CHO के द्वारा किया जाएगा। सपोर्टिव सुपरविजन ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस टीम, ठीक है, जितनी भी उसकी टीम है जिसके अंदर में आशा, ANMs, ठीक है, और MPWs आते हैं, इनके जितने भी असाइन फंक्शन हैं उसको मॉनिटर करना, सुपरवाइज करना एज अ लीडर। देन है ऑप्टिमाइजिंग ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर टीम वर्क वीकली कैलेंडर, ठीक है। ये जो इसमें एक टर्म नया चीज़ आपको देखने को मिल रहा है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के टीम वर्क, ठीक है, इसका वीकली कैलेंडर। वीकली कैलेंडर का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा डिज़ाइन किया हुआ काम जिसको एक वीक में अलग अलग डेज में अलग अलग तरीके के काम को कैरेक्टराइज करके परफॉर्म करना, ठीक है। इसका फ़ायदा ये होता है, वीकली कैलेंडर अगर अपन बनाते हैं काम का, तो हम क्या काम करने वाले हैं, कौन से डे में, कौन सा हमारा टारगेट होगा, ये सब हमको पहले से ही डिज़ाइन होता है, पहले से ही पता होता है, ठीक है। ये उसका एक सैम्पल है, आप इसमें देख सकते हैं, प्रिपेयरिंग वीकली वर्क कैलेंडर, ठीक है। इसमें किस तरीके से अपने को करना है, मेक अ ब्लैंक टेबल हैविंग रो एंड कॉलम्स एज पर वर्किंग आवर्स एंड डे, ठीक है। वर्किंग आवर डे के हिसाब से बनाना है, 9 AM to 4 PM, ये नॉर्मल ऑफिशियल टाइम है, ठीक है। फर्स्ट कॉलम इज नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स इन अ डे, ठीक है, डे टाइम में कब कौन सा वर्किंग आवर है। फिर rows are prepared on hours wise basis starting from 9 AM to 4 PM. Next six column are days in a week. The health worker then fills the table as per activities planned for the work. तो आप यहाँ पर एक सैम्पल देख सकते हो कि जो वीकली वर्क कैलेंडर है, जो कि एक CHO को अपने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में बना के बाकायदा उसका प्रिंट आउट बना के रखना पड़ेगा, ठीक है, कि वो मंडे को क्या काम करने जा रही है, उसकी टीम मंडे को क्या काम करने जा रही है, ट्यूसडे को क्या काम करने जा रहे हैं। सपोज जैसे कि एग्जांपल्स है, हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम है, ठीक है, कोई किसी दिन का कोई मीटिंग हो सकता है, किसी दिन कोई आंगनवाड़ी विजिट हो सकता है, किसी दिन इम्यूनाइजेशन हो सकता है, किसी दिन आशा वर्कर का साथ फील्ड विजिट हो सकता है। तो इस तरीके से अपना वीकली वर्क प्लान बनाना है। एडवांटेज क्या होगा अगर हम ये वर्क प्लान बना लेंगे पहले से, हेल्प अ वर्कर टू प्रिपेयर हिज हर शेड्यूल इन एडवांस। हम पहले से पता होगा कि हम कल क्या काम करने जा रहे हैं या परसों क्या काम करने जा रहे हैं। अगर ये प्लान नहीं रहेगा तो हम लोग अननेसेसरली हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जाएंगे, फिर उसके बाद प्लानिंग होगा कि हमको क्या काम करना है, तो इससे मैन पावर और टाइम का बहुत ज़्यादा वेस्टेज होगा। तो पहला एडवांटेज यही है कि हम लोग को शेड्यूल पहले से ही पता रहेगा।
सेकेंड चीज़, प्लानिंग एक्टिविटीज़ इन एडवांस इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर। ठीक है, हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि हमको आज क्या काम करना है, कल क्या काम करना है, वेडनेसडे को क्या काम करना है, तो हम लोग का एफिशिएंसी इसमें डेफिनेटली बढ़ेगा। ठीक है, अचानक से आपको सरप्राइज़ कोई प्लान बोल देंगे काम आज ये करना है, तो हो सकता है कि आप उसको करने में उतना एनर्जेटिक परफॉर्मेंस नहीं दिखाओगे जितना आप जो प्लान्ड वर्क है उसमें करने में दिखाओगे। देन प्लानिंग इन एडवांस हेल्प्स हिम हर टू डेडिकेट मोर प्रोडक्टिव आवर्स टू वर्क विथ क्वालिटी। ठीक है, प्रोडक्टिव वर्क आवर हमको देता है ये, जिसमें कि हम अपना क्वालिटी मेंटेन करके काम का चल सकते हैं। ठीक है, तो ये थे एडवांटेज ऑफ वीकली वर्क कैलेंडर। टीम मैनेजर इन हेल्थ सेक्टर। ठीक है, टीम मैनेजमेंट इन हेल्थ सेक्टर। ठीक है, जितने भी हमारे हेल्थ के काम हैं इसको हम लोग बिना टीम वर्क के परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, और उसको मैनेज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्किल की आवश्यकता होती है, क्योंकि किसी पर्सन को दूसरा काम मिल सकता है, किसी पर्सन को दूसरा काम मिल सकता है। हो सकता है कि सामने वाले पर्सन को लगेगा कि मेरा काम थोड़ा अच्छा नहीं है, मेरा ज़्यादा काम है, उसका कम काम है। ठीक है, तो इस चीज़ को मैनेज करना एक CHO के लिए काफ़ी चैलेंजिंग स्किल होता है। इसको अपन आगे देखते हैं। द हेल्थ टीम। ठीक है, कौन कौन होते हैं हेल्थ टीम में? एक डॉक्टर होगा, CHO होगी, नर्स होंगे, पब्लिक हेल्थ नर्स हो सकती हैं, लेडी हेल्थ विजिटर्स हो सकते हैं, ANMs, मल्टीपर्पज़ वर्कर मेल, फार्मासिस्ट, आशा, आंगनवाड़ी वर्कर, मेंबर ऑफ पंचायत, SHGs, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन एट्सेट्रा। कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो सकता है कोई एक अलग से स्वच्छता टीम बनी हो, या हो सकता है कि स्कूल हेल्थ के लिए एक अलग समिति बनी हो। ठीक है, या हो सकता है कि साफ पानी के लिए एक अच्छी समिति बनी हो, तो ये सब हो सकते हैं। ईच मेंबर हैज स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल, डिफाइंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वेरियस टास्क। ठीक है, हर एक वर्कर का, हर एक टीम मेंबर का अलग अलग रोल होता है। डॉक्टर के फंक्शन को नर्स नहीं करेगी, नर्स के फंक्शन को डॉक्टर नहीं करेगा। ठीक है, तो हर एक का एक अलग नॉलेज है, हर एक का एक अलग डिग्री है, हर एक का एक काम करने का एक अलग रोल है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके ज़रिए ओवरऑल हम लोग किसी भी एक कॉमन गोल को अचीव करते हैं। टारगेट कैन बी सेंट फॉर ईच मेंबर एज पर द गोल टू बी अचीव्ड। इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क। टीम वर्क अगर होगा तो उसका फ़ायदा क्या मिलता है? टीम वर्क एनहेंस क्वालिटी एंड एफिशिएंसी फॉर वर्कर। ठीक है, हमारी क्वालिटी को बढ़ाता है, हमारे वर्कर्स की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। अगर एक ही वर्कर को हम 10 प्रकार के काम बोल देंगे तो किसी भी काम में वो परफेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, देन मोर चांसेस ऑफ इनोवेशंस एज डिफरेंट टीम मेंबर्स हैज़ डिफरेंट एक्सपर्टाइज। ठीक है, ज़्यादा चांसेस होगा कि लोग अपने काम को इनोवेटिव तरीके से करें। अगर हम लोग कोई भी टीम बना देते या कोई भी अलग अलग कमेटी बना देते तो वो लोग अपने काम को अच्छे तरीके से करेंगे। अगर हम लोग उनको बहुत सारा रोल दे देंगे तो वो लोग का काम में क्वालिटी नहीं आ पाएगा, इनोवेशन भी नहीं आ पाएगा। देन है थर्ड, डिसीजन मेकिंग बिकम्स ईजियर सिंस ऑल मेंबर कैन कंट्रीब्यूट। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में हमको बहुत आसान होगा क्योंकि हर एक का अलग अलग रोल है, सब अपना अपना काम अलग तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। अगर डिसीजन मेकिंग सिर्फ एक पर्सन के हाथ में होगा, ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे लीडरशिप में। ठीक है, तो उसमें भी अपन देखते हैं कि अगर कोई लीडर अगर अपने हाथ में डिसीजन रख लेता है तो काम को करने में लोगों को स्मूथनेस नहीं आएगा और लोग इंटरेस्ट से क्वालिटी वाइज उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। देन है फोर्थ, व्हेन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर शेयर्ड अमंग टीम मेंबर एक्सपीरियंस लोअर लेवल ऑफ स्ट्रेस। अगर डिवाइड कर देंगे काम को तो स्ट्रेस लेवल भी उनका कम हो जाएगा क्योंकि उनको पता है कि उनको क्या काम पहले से करना है, तो वो डिफाइंड काम है उनका, है ना। उनको ऊपर स्ट्रेस नहीं आएगा नेसेसरी कि अरे हम इतना सारा भीड़ आ गया, हम कैसे मैनेज करेंगे, कहाँ पे इंजेक्शन लगाएंगे, कहाँ पर क्या करेंगे, कैसे वो अपन वेट लेंगे, कैसे हाइट लेंगे। तो हर एक टीम को उनका काम पहले से डिज़ाइन करके बता देना है। मेंबर्स ऑफ टीम आर मच क्लियर अबाउट व्हाट देयर जॉब्स एंटेल बिकॉज टीम वर्किंग enables गुड कम्युनिकेशन एंड डिटेल्ड निगोशिएशन ऑफ इफेक्टिव वर्क रोल्स। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या है उनको अपना जॉब पहले से बता देंगे कि उनको क्या काम करना है, तो उन लोगों में अच्छे तरीके का एक कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप होगा और हमारा वर्क क्वालिटी भी इम्प्रूव होगा। देन है लीडर, हमारा नेक्स्ट जो सब टॉपिक आता है लीडर। ठीक है, हमको अच्छे से पता है कि जो CHO है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, वो एक एज अ मैनेजर, एज अ लीडर, एज अ सुपरवाइज़र, ठीक है, कई प्रकार के रोल वहाँ पर परफॉर्म करेगी। तो जिसमें से एक उसका परफॉर्मेंस आता है लीडर का। ठीक है,
A leader is someone who provide guidance, instruction, direction and leadership to a group of individual, the team, for the purpose of achieving a key result of group of aligned result. ठीक है, एक लीडर जो क्या हो सकता है, एक अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड करने वाला पर्सन हो सकता है, एक अच्छा इंस्ट्रक्शन देने वाला पर्सन हो सकता है, एक अच्छा डायरेक्टर हो सकता है, एक अच्छा लीडर हो सकता है अपने टीम का। ठीक है, अगर एक अच्छा लीडर है हमारे पास तो हम लोग को कोई भी काम करने में परेशानी नहीं होगी, बहुत सारा कॉपरेशन मिल सकता है और हम लोग बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीख के काम कर सकते हैं। ठीक है, तो और अगर हमारा लीडर एक्टिव नहीं है, उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है, नेग्लेक्टेड पर्सन है, ठीक है, उसका बिहेवियर एज अ लीडर परफॉर्म नहीं करता, तो हम लोग का अल्टीमेटली इफेक्ट क्या होगा कि जो भी हमारा गोल है, जो हमारा टारगेट है, काम करने का टारगेट है, वो हम अचीव करने में कहीं ना कहीं पीछे हो जाएंगे, या तो हमको वो टारगेट अचीव करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो अपन देखते हैं क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर। एक गुड लीडर की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये कॉमन सी चीज़ें जो कि सभी अपन जानते हैं। सबसे पहला है हाई एनर्जी लेवल एंड स्ट्रेस टॉलरेंस। ठीक है, लीडर को क्या है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लेवल वाला होना चाहिए। ठीक है, और स्ट्रेस टॉलरेंस, कई प्रकार के कंडीशन हमको सिचुएशनल आ सकते हैं जो कि हम सोच नहीं रहे होंगे। ऐसे सिचुएशन से कोई अच्छा लीडर तभी निकल सकता है जबकि वो स्ट्रेस को डिज़ोल्व कर ले, है ना, टॉलरेट कर ले, और ताकि हमारा जो टारगेट है वो, सपोज़ अगर कोई एक कैंप लगाए हैं और वहाँ पर कोई एक हेल्थ वर्कर है वो आया नहीं, अब लीडर इतना गुस्से में आ गया, हेल्थ कैंप कोई कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो आपके पास विश्वास करके जो आपके क्लाइंट आए होंगे उनका विश्वास आपसे टूट जाएगा, वापस चले जाएंगे, दोबारा आप बुलाओगे तो नहीं आएंगे। ठीक है, तो हमको स्ट्रेस को टॉलरेट करना है और हाई एनर्जी लेवल का होना चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि उसमें बहुत सारे रोल उनको करने पड़ सकते हैं। देन सेल्फ कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, ठीक है, उनको क्या है, सेल्फ कंट्रोल आना चाहिए। ठीक है, वो अच्छा मोटिवेटेड पर्सन होना चाहिए। ठीक है, ताकि वो सारे सिचुएशन को कंट्रोल कर सके। इमोशनल मैच्योरिटी, ठीक है, हम लोग हेल्थ फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों में कई एक ऐसे टाइम आते हैं कि हम लोग इमोशनली वीक हो जाते हैं और हम लोग अपने काम में ढिलाई कर देते हैं, या हम अपने काम को अलग तरीके से करने लगते हैं। लेकिन हमको यहाँ पर क्या होना है, इमोशनल मैच्योरिटी, हमको पता होना चाहिए सामने वाले का फीलिंग्स, इमोशंस, है ना, तो उस लेवल का हमको मैच्योरिटी होना चाहिए। देन पर्सनल इंटीग्रिटी, ठीक है, पर्सनल इंटीग्रिटी होना चाहिए। अचीवमेंट ओरिएंटेड, ठीक है, हमको काम सिर्फ ख़त्म करने के लिए ओरिएंटेड नहीं होना है CHO को, बल्कि हमको कुछ अचीव करना है, ऐसा सोच के काम करना चाहिए। देन लो नीड फॉर एफिलिएशन, कोई भी एक लीडर होता है उसको किसी भी प्रकार के एफिलिएशन या एप्रिसिएशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हाँ भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया, ऐसे उनको ज़रूरत नहीं पड़ती, वाहवाही लूटने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, वो अपने काम से ही सेटिस्फाइड रहते हैं। तो ये थी क्वालिटीज़ ऑफ अ लीडर। टाइप्स ऑफ लीडर, ठीक है, बेसिकली 3 टाइप ऑफ लीडर होते हैं, और लीडर ये जो तीनों टाइप के होते हैं, ये बेसिकली जो कैरेक्टराइज किया गया है वो उनके वर्क परफॉर्म करने के कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे 3 टाइप बनाया गया है। तो सबसे पहला है ऑथोरिटेरियन लीडरशिप। ठीक है, अथॉरिटी, ठीक है, दे आर डायरेक्टिव एंड डू नॉट परमिट एनी पार्टिसिपेशन फ्रॉम टीम मेंबर। ठीक है, अथॉरिटेरियन मतलब एक ऐसे लीडर होते हैं जो कि एक अथॉरिटी के तौर पे काम करते हैं कि ओवरऑल जो है मैं ही हूँ, मैं ही अपने हिसाब से हर काम करूँगा, मैं वाले होते हैं वो। ठीक है, मेरे से बिना पूछे कैसे आप कर लिए, आप ऐसे कर लिए, क्यों कर लिए, वो कैसे कर लिए। ठीक है, मतलब कि वो पूरा जो काम है वो अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। दे आर कंसर्न फॉर कंप्लीटिंग द टास्क, ईच मेंबर ऑफ द टीम इज टोल्ड व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ठीक है, ये अपना टास्क को बस कंप्लीट करना चाहते हैं कैसे भी करके। मान लो अगर दिया है कि आपको आज 50 लोगों का कैंसर स्क्रीनिंग करना है, ठीक है, तो उनका टारगेट बस यही रहेगा कैसे भी करके 50 लोग को हमको कर देना है। ठीक है, ये नहीं सोचेंगे कि हम कैसे अच्छे तरीके से वो 50 लोगों को ही चूज़ करके लाएं जो सबसे ज़्यादा रिस्क में हो। ठीक है, और ये टीम वालों को अपना काम बताएं क्या क्या करना है। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज रहता है ऑथोरिटेरियन में, लोगों का
को लोग जो टीम मेंबर होते हैं उनको ऐसा लगता है कि हमारा एकदम सिंपल सा रोल है, उनमें कोई एनर्जी नहीं रहती काम करने की क्षमता में, ठीक है। तो ये है ऑथोरिटेरियन लीडर। देन है डेमोक्रेटिक लीडर, ठीक है, नाम से ही पता है डेमोक्रेटिक लीडर मतलब दे आर मोर सक्सेसफुल, ठीक है। ऐसे तरीके के लीडर जो होते हैं वो बहुत ही सक्सेसफुल लीडर होते हैं। दे एनकरेज पार्टिसिपेशन एंड डिस्कशन बाय ग्रुप मेंबर्स, और ये जो है किसी भी प्लान को इम्प्लीमेंट करने से पहले अपने ग्रुप मेंबर्स से चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं कि कैसा करेंगे अपन, बताइए आप लोग कुछ सुझाव बताइए, है ना। दे यूजुअली इन्वॉल्व ऑल ग्रुप मेंबर इन प्लानिंग एंड कंप्लीटिंग द टास्क, ये प्लानिंग से लेके कंप्लीट करने तक सारे ग्रुप मेंबर को इन्वॉल्व करके रखते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है। ऑथोरिटेरियन में पूरा राइट्स एक आदमी के पास में है, डेमोक्रेटिक लीडर में अपने राइट्स को बांट के चल रहा है, वो मिल के काम कर रहे हैं। देन आता है लेजेस फेलियर लीडर, ठीक है, सॉरी फेयर लीडर, ठीक है। दिस टाइप ऑफ लीडर गिव्स कंप्लीट फ्रीडम टू ग्रुप मेंबर टू नॉट प्रोवाइड एनी लीडरशिप, टू नॉट स्टैब्लिश पॉलिसीज और प्रोसीजर्स, ठीक है। आज ये तरीके के लीडर जो होते हैं ये लोग को मैं बोल सकता हूँ मस्त मौला लीडर या मनमर्जी के लीडर होते हैं, ठीक है, कि अपने स्टाफ को बता दिए कि आज हमको 50 लोगों का स्क्रीनिंग करना है, देख लो भैया तुम कैसे करोगे, है ना। उसके बाद उसमें अगर ऐसा लीडर रहा तो क्या होगा, हम लोग का जो टारगेट है कि हमको स्क्रीनिंग करना है कैंसर के लिए, तो हम लोग अपने 50 लोगों को तो करेंगे स्क्रीनिंग, लेकिन वो 50 लोगों को हम लोग अच्छी सर्विसेज नहीं दे पाएंगे, क्वालिटी स्क्रीनिंग नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण से अल्टीमेटली हमारा टारगेट इन्फ्लुएंस हो सकता है। नो मेंबर ऑफ द ग्रुप नो मेंबर ऑफ द ग्रुप इन्फ्लुएंस अनदर मेंबर, इसमें एक ये चीज़ देखा गया है जो लेजियस फेलियर लीडर में, कि जो लोगों में काम करने का क्षमता होता है वो क्या है, एक दूसरे को इन्फ्लुएंसिंग नहीं रहता है, सब अपना काम निपटाने के लिए रहते हैं, ठीक है। देयर इज़ चाओस इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में वो उनको गैप दे देते हैं, स्पेस दे देते हैं कि वो लोग अपने मनमर्जी के हिसाब से काम करने लगें, ठीक है। तो ये थे टाइप्स ऑफ लीडर, बेसिकली 3 टाइप ऑफ लीडर हैं, ऑथोरिटेरियन लीडर, डेमोक्रेटिक लीडर, देन लेजर फेयर लीडर, ठीक है। इसमें जो सबसे अच्छा काम कर सकता है वो है डेमोक्रेटिक लीडर। हाउ अ लीडर इज डिफरेंट फ्रॉम अ मैनेजर, ठीक है। एक लीडर और एक मैनेजर दोनों में अलग अलग तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, जैसे कि अपन देखते हैं लीडर वर्सेस मैनेजर। लीडर जो है विजनरी होगा, मैनेजर जो है प्लानर होगा, ऑर्गेनाइजर होगा। लीडर जो है स्ट्रेटेजिस्ट होगा और मैनेजर जो है वो कंट्रोलर होगा। लीडर जो है पॉलिटिशियन या एडवोकेट हो सकता है, मैनेजर जो है वो सुपरवाइज़र हो सकता है। लीडर जो है कैंपेनर हो सकता है, मैनेजर मॉनिटर हो सकता है। लीडर जो है टीम बिल्डर हो सकता है, मैनेजर एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेस हो सकता है। लीडर चेंज एजेंट हो सकता है, मैनेजर स्टेटस इको हो सकता है, ठीक है। लीडरशिप इन हेल्थ, ठीक है। हेल्थ में हमारा लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल है। अगर हमारा लीडर ही लेज़ी होगा, अपने काम के प्रति जिम्मेदार नहीं होगा, तो डेफिनेटली है कि टीम मेंबर भरपूर ऐसे लीडर का फ़ायदा उठाएंगे, जिसका अल्टीमेटली गोल ये होगा कि गवर्नमेंट मनमाने पैसा खर्च कर रही है लोगों के हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए, लेकिन वो पैसा खर्च करने के बाद भी उनका हेल्थ स्टेटस में कोई बदलाव नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लीडरशिप का हेल्थ में क्या रोल है अपन देखते हैं। द लीडर मस्ट प्रोवाइड अ कल्चर दैट फॉस्टर सेफ्टी एंड क्वालिटी, एक ऐसा कल्चर अडॉप्ट करेगा जो कि फॉस्टर करता होगा, ठीक है। क्या, सेफ्टी एंड क्वालिटी, सेफ्टी भी इंक्लूड हो है उसमें, टीम मेंबर की सेफ्टी, पेशेंट की भी सेफ्टी, और क्वालिटी भी होनी चाहिए। प्लानिंग एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज दैट मीट द नीड्स ऑफ क्लाइंट, ठीक है। उनमें बहुत अच्छा प्लानिंग एंड प्रोविजन सर्विसेज भी होनी चाहिए, ताकि जितने भी क्लाइंट के नीड्स हैं उसको फुलफिल किए जा सकें। ह्यूमन, फाइनेंशियल, फिजिकल एंड इंफॉर्मेटिव रिसोर्सेज फॉर प्रोवाइडिंग केयर, ऑन गोइंग इवेल्युएशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो ये है लीडरशिप इन हेल्थ का रोल। देन कॉमन लीडरशिप अप्रोच इन हेल्थ केयर सेटिंग, ठीक है। क्या क्या तरीके के लीडरशिप अप्रोच होते हैं, अपन लोग उधर टाइप्स ऑफ लीडर देखे थे, ये लीडरशिप के अप्रोच हैं। अप्रोच का मतलब ये होता है कि कोई एक लीडर है वो किस तरीके से काम को कराना चाहेगा या इम्प्लीमेंट करना चाहेगा। तो सबसे पहला है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, ठीक है। वो किसी भी चीज़ को अपने तरीके से
अपने ही लेवल पर क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेगा, ठीक है, कुछ इनोवेटिव तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा। देन है कोलैबोरेटिव लीडरशिप। कोलैबोरेटिव लीडरशिप जो है वो टीम का बहुत अच्छा यूज़ करने की कोशिश करेंगे। देन है शेयर्ड लीडरशिप, जो कि क्या है, अपने लीडरशिप है इसको कभी कभी दूसरों को भी दे देते हैं कि ठीक है आप इस जगह के इंचार्ज, अपने हिसाब से काम कर लेना। देन है डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप, ठीक है, अपने काम को कई प्रकार के पार्ट में तोड़ देना या मेंबर्स को अपने राइट्स दे देना। देन है एथिकल लीडरशिप। कुछ लीडरशिप ऐसे होते हैं जो कि प्योरली एथिकल होते हैं, ठीक है, मतलब जो रूल रेगुलेशन है उससे हट के वो काम करना पसंद नहीं करते हैं, प्रोटोकॉल्स के हिसाब पे ही काम करेंगे। टेकिंग कंट्रोल ऑफ हेल्थ ऑफ कम्युनिटी, ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है इसलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ कैंप, ठीक है, कभी भी CHO का एक मेजर रोल है, हम लोग वहाँ पर मल्टी रोल के लिए गए हुए हैं, ठीक है। अभी अभी इंडिया में एक फाइटर जेट आया है राफेल, ठीक है, तो राफेल जो है उसको बोलते हैं मल्टी रोल जेट इंजन है उसमें, ठीक है, वो कई प्रकार के परफॉर्म कर सकता है। जो रूटीन जेट होते हैं वो एक ही तरीके से सीधा उड़ने का काम कर सकते हैं, ठीक है, और जहाँ भी टारगेट निशाना लगाना वापस आना। लेकिन राफेल जो है वो मल्टी रोल कैसे कर सकता है, वो आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, राइट भी जा सकता है, लेफ्ट भी जा सकता है, हाई एल्टीट्यूड में भी उड़ सकता है, लो एल्टीट्यूड में भी उड़ सकता है, और कई परफॉर्म कर सकता है, गन शॉट भी दे सकता है, बस फायर भी दे सकता है, मिसाइल भी दाग सकता है। उसी प्रकार से हमारा जो हेल्थ टीम है, CHO है, वो भी क्या है, मल्टी रोल के लिए बनाए गए हैं। वो सिर्फ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर नहीं करेंगे, सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, बल्कि बहुत सारे रोल करेंगे, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट रोल आता है कैंप लगाना, ठीक है। कैंप लगाने से बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं कि हमको कभी भी कैंप लगाना मतलब कि एक खास कैरेक्टरिस्टिक्स के ग्रुप को एक कॉमन जगह पे कलेक्ट करना। तो ऐसे जगह पे हम जब कैंप लगाते हैं, सपोज़ अगर हम लोग अभी कोरोना टाइम में हम लोग कैंप का एग्जांपल देता हूँ कि अगर मान लो हम लोग को कोरोना के पेशेंट मैक्सिमम डिटेक्ट करने हैं, तो हम लोग बोल देंगे कि हमारी टीम आपके घर घर आके सैंपल लेगी, ठीक है। तो इसमें हो सकता है कि हमको बहुत ज़्यादा मैन पावर लगे, बहुत टाइम लगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज, पैसा, सब कुछ लगेगा, और रिजल्ट का अपन गारंटी नहीं दे सकते कि कितने पेशेंट बाहर निकल के आएंगे। सेम टाइम अगर हम लोग कैंप लगा दें कि भाई जिसको भी सर्दी खांसी हुई है, लगता है कोरोना के लक्षण है, वो इस कैंप में आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा, हम लोगों का जो सक्सेस रेट है वो ज़्यादा होने का चांसेस रहेगा, क्योंकि हमको पता है कि सस्पेक्टेड हम क्या खोज रहे हैं, और उस तरीके के लोगों को हम एक जगह पे गैदर कर सकते हैं, जिसके कारण से अगर डिटेक्ट करते हैं उस लोगों में, तो सक्सेस रेट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो अपन देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ कैंप कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। हेल्थ कैंप सबसे पहले डेट एंड टाइम फॉर कैंप। बहुत ही ज़रूरी है कि हमको एक सूटेबल डेट रखना है, ख़ास तौर पर हॉलीडेज़ के दिन में। अगर हम लोग पता चला मंडे के दिन कैंप ऑर्गेनाइज कर दिया और हमारे पूरे गांव वाले लोग अपने काम में भाग गए, तो हमारा हेल्थ कैंप क्या हो जाएगा, उसी दिन फ्लॉप हो जाएगा। तो डेट और टाइम जो है बहुत ही हमको सही तरीके से रखना है। इसमें आमतौर पर बोल रहा है समर शुड बी अवॉइडेड, ठीक है। कड़कती धूप में हम उनको बुला लिए हैं कि आओ भैया अपना आप लोग कैंसर के अवेयरनेस के लिए कराओ, तो वो डर के मारे नहीं आ गए इतना धूप में। देन है टारगेट पॉपुलेशन, ठीक है, हमको पता है कि हम किस चीज़ का कैंप लगाने जा रहे हैं, ठीक है। कैंसर का कैंप लगाने जा रहे हैं तो हम लोग उनके जो रिस्क फैक्टर वाले हैं ऐसे लोगों को टारगेट में बुलाएंगे। देन है साइट, ठीक है, मतलब कौन सी जगह पे कैंप लगा रहे हैं वो उसका भी इंपॉर्टेंट होना जरूरी है। सेंटर ऑफ द विलेज और टाउन विच इज़ ईजिली एक्सेसिबल बाय पब्लिक। ऐसा ना हो कि हम लोग यहाँ पर कैंप लगा दिए, हम एक CHO के अंडर में मान लो 7 गांव हैं और हम लोग बीच वाले गांव को न लेके 7वें नंबर के गांव के ऊपर कैंप लगा दिए, तो वहाँ पर क्या होगा, लोग पहले नंबर के गांव वाले 7वें नंबर पे गांव तक नहीं आएंगे। लेकिन अगर हम लोग चौथे नंबर के गांव में कैंप लगा दिए तो पहले से तीसरे नंबर के भी आएंगे और इधर से 5वें से 7वें नंबर के गांव वाले भी आएंगे, ठीक है। तो साइट जो है सूटेबल होना, आसानी से पहुँच होना बहुत ज़रूरी है। देन है पब्लिसिटी, जो भी हम करने जा रहे हैं उसको अच्छे तरीके से पब्लिसिटी करो, लोगों को इतना जागरूकता बना दो कि लोगों को पता रहे कि हाँ इस दिन यहाँ पर कैंप लगने वाला है। तो इससे क्या होगा, हमारा इफेक्टिव रिजल्ट आने का चांसेस होगा। देन सर्विसेज, ठीक है, जनरल हेल्थ चेकअप विथ प्रोविजन ऑफ मेडिसिन, ANC, NCD कैंप, इम्यूनाइजेशन,
एंड हेल्थ एग्जीबिशंस। ठीक है, कई प्रकार की सर्विसेज हमको एक जगह पे देना है। इसको अपन लोग आमतौर पर अम्ब्रेला सर्विसेज भी बोलते हैं कि हम एक पर्पज़ के लिए उनको बुला रहे हैं, लेकिन हम कई तरीके की सर्विसेज उनको वहाँ पर दे सकते हैं। देन है स्टेक होल्डर्स, की एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन ऑफ द एरिया शुड बी टोल्ड अबाउट हेल्थ कैंप। ठीक है, हमको एक अच्छा स्टेक होल्डर डिज़ाइन करना है, डेवलप करना है। ठीक है, जो कि एक ऐसा पर्सन हो उस एरिया का जिसका ही सब लोग सुनना चाहें या बात मानना चाहें या उसको फॉलो करना चाहें। तो ये है हेल्थ कैंप जब भी ऑर्गेनाइज करें तो ये हम लोगों को बेसिकली 6 पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान में रखना है। डेट एंड टाइम फॉर कैंप, टारगेट पॉपुलेशन, साइट, पब्लिसिटी, सर्विसेज, स्टेक होल्डर्स। ठीक है, देन है सुपरविजन। नेक्स्ट रोल जो आता है CHO का लीडरशिप के बाद वो क्या आता है, सुपरविजन। ठीक है, सुपरविजन एक ऐसा काम है कि जो भी हमको टास्क दिया जा रहा है वो किस लेवल पर इम्प्लीमेंट हो रहा है, हमारे जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के जो टीम मेंबर्स हैं उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उस काम को अगर हम सुपरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है, उसको अगर हम चेक नहीं करेंगे, सुपरवाइज नहीं करेंगे, ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तो हमारा उस काम में इफ़ेक्टिवनेस नहीं आ सकता। ठीक है, अगर हम लोग उनको बोल दिए कि ये आपका काम है, आप इसको जाके करिए, गारंटी नहीं है कि वो काम को इफेक्टिव तरीके से करेगा। लेकिन अगर हम लोग उसमें सुपरविजन ऐड कर दें अपना, ठीक है, तो उसको पता रहेगा कि मेरे काम को मॉनिटर करने के लिए कोई थर्ड पर्सन है जो कि मेरे काम को देख रहा है। ठीक है, तो वो काम को इफेक्टिव तरीके से करेगा। तो इसमें CHO जो है वो एक सुपरवाइज़र का रोल भी करती है। तो देखते हैं कि एक सुपरवाइज़र में क्या क्वालिटीज़ होने चाहिए। क्वालिटीज़ ऑफ अ सुपरवाइज़र: फैमिलियर विद हेल्थ केयर सिस्टम प्रिवेलिंग इन हिज हर एरिया। उनको फैमिलियर होना चाहिए कि कौन सा हेल्थ केयर टीम, कौन सा सर्विसेज उनके एरिया में दिए जा रहे हैं। एबिलिटी टू एड्रेस बोथ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रोग्रामेटिक इशूज़ ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है, उनको एबिलिटीज़ उनमें बहुत सारी होनी चाहिए। ठीक है, खासतौर पर बोथ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रोग्रामेटिक इशूज़, ठीक है, जो कि हेल्थ प्रॉब्लम के बीच में हमको देखने को मिल सकते हैं। फिर है कमिटेड, रिस्पॉन्सिबल एंड हैव स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल्स। कमिटेड पर्सन होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल पर्सन होना चाहिए और उसमें स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप निभाना कैसे जाता है, ठीक है, वो भी आना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि टीम एक बन गई है लेकिन लोग एक दूसरे को आपस में पसंद नहीं कर रहे हैं, एक अच्छा रिलेशनशिप उनके बीच में नहीं है, तो काम को अच्छे तरीके से कर पाना बहुत मुश्किल होगा। देन है एबिलिटी टू ट्रेन, मोटिवेट एंड सपोर्ट स्टाफ। ठीक है, उनमें इतनी अच्छी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो स्टाफ को ट्रेन कर सकें, मोटिवेट रख सकें पूरा समय, और स्टाफ को अलग अलग लेवल पर आउट ऑफ द वे भी सपोर्ट कर सकें। ठीक है, देन फ्लेक्सिबल, रेस्पेक्टफुल एंड शुड हैव हार्ड वर्किंग एटीट्यूड। CHO को क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, बहुत हर जगह हर समय सख्त नहीं रहना है, कभी उसको रिलैक्स मूड में भी रहना है अपने टीम मेंबर के साथ, कभी उनको स्ट्रिक्ट भी रहना है, डिसिप्लिन भी रहना है। रेस्पेक्टफुल, हमेशा किसी से भी अपने टीम मेंबर से बात करें तो हमको तू तड़ाक वाली बात नहीं करनी, रेस्पेक्ट से बात करना है। ठीक है, अगर हम लोग तू तड़ाक करने लगेंगे तो वो दुश्मनी तो आपसे हो जाएगी उसकी, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान किसका होगा, लोगों का, कम्युनिटी का। गवर्नमेंट पैसा दे रही है लेकिन उनके कम्युनिटी के लोगों का हेल्थ में कोई चेंजेस नहीं दिखेगा। देन है पेशेंस टू लिसन केयरफुली। ठीक है, उनमें इतना पेशेंस होना चाहिए कि लोग प्रैक्टिकली, कई बार क्या होता है कि प्रोग्राम हम कुछ बनाए हैं, जब उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो प्रैक्टिकली कई सारे प्रॉब्लम हमको देखने को मिल सकते हैं, तो वो इतना पीस होना चाहिए उनमें कि आपकी समस्याओं को आसानी से सुन सकें। प्रोब इनटू द प्रॉब्लम, एनालाइज द सिचुएशन एंड फॉर्मुलेट सॉल्यूशन टू ओवरकम इट। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है काम के बीच में तो उसको अच्छे से वो उसको स्टडी करे, देखे, समझे और उसका सॉल्यूशन भी निकालने वाला होना चाहिए। एबिलिटी टू प्रोवाइड एंड रिसीव फीडबैक आफ्टर ईच विजिट एंड राइट रिपोर्ट्स। ठीक है, तो ये थे एक सुपरविजन के क्वालिटीज़ सुपरवाइज़र के। थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर सपोर्टिव सुपरविजन, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि एक अच्छे सुपरवाइज़र में होनी चाहिए। सबसे पहला है ट्रांसपोर्ट विच शुड बी रिलायबल एंड शुड बी अवेलेबल व्हेन एवर रिक्वायर्ड। ठीक है, इसमें अपन बेसिकली देख रहे हैं थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर सपोर्टिव सुपरविजन। ठीक है, अगर हम लोग सपोर्टिव सुपरविजन करना चाहते हैं तो हमको कई सारी चीज़ों की में
रिसोर्सेस में खास तौर पर हमको फोकस करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहला वही बोल रहा है, ट्रांसपोर्ट विच शुड बी रिलायबल एंड शुड बी अवेलेबल व्हेन एवर रिक्वायर्ड। ठीक है, ट्रांसपोर्ट होना चाहिए उसको कि जब उसकी ज़रूरत हो वहाँ तक वो पहुँच सकें। देन सफिशिएंट टाइम फॉर प्रिपरेशन, ट्रैवल, फील्ड विजिट, रिपोर्टिंग एंड फॉलोअप एक्टिविटीज़। इनको इतना टाइम होना चाहिए, इतना उनका प्रिपरेशन होना चाहिए कि वो ट्रैवल कर सकें, फील्ड विजिट कर सकें, रिपोर्टिंग कर सकें और फॉलोअप एक्टिविटीज़ भी कर सकें। गवर्नमेंट ने CHO को बनाया है, लेकिन CHO के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी दी हैं। ठीक है, उनके ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारियां हैं। जब वो कोई एक्चुअल में CHO होगा तो उस चीज़ को समझ पाएगा कि उनको बहुत सारा मल्टी रोल है। उनको अपना हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का मैनेजमेंट भी देखना है, सारे समय उनको रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग भी करना है, जो कि आजकल उनको क्या है, MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम दे दिया गया है ना, से जोड़ दिया गया है। उनको एक लैपटॉप दे दिया गया है कि उनका जो वीकली रिकॉर्ड है या डेली रिकॉर्ड है उसको वो अपडेट करते रहेंगे सॉफ्टवेयर में। देन ए सपोर्टिव सुपरविजन टूल लाइक चेकलिस्ट, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स एंड गाइडलाइंस एंड स्टेशनरी। ठीक है, सपोर्टिव टूल्स भी होना बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट फॉर पीरियोडिक रिव्यूइंग मीटिंग्स। तो ये थे सपोर्टिव सुपरविजन के लिए रिक्वायरमेंट्स। देन एरिया कवर ड्यूरिंग सपोर्टिव सुपरविजन। ठीक है, कौन कौन सा एरिया है जहाँ पर वो सपोर्टिव सुपरविजन इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहला है पेशेंट केयर, सेकंड है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड है लॉजिस्टिक एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, फोर्थ है मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन। देन है की एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव सुपरविजन। इसमें है क्या क्या एलिमेंट एक अच्छे सुपरवाइजर में होने चाहिए। मैनेजमेंट कमिटमेंट होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए, प्लानिंग फॉर सुपरविजन होना चाहिए, प्रिपरेशन फॉर सुपरविजन, स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट, सुपरवाइजरी टूल्स, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सुपरवाइजरी फाइंडिंग्स, प्रिपरेशन ऑफ एन एक्शन प्लान, शेयरिंग ऑफ सुपरविजन फाइंडिंग, सेल्फ असेसमेंट। एडवांटेजेस ऑफ सुपरविजन। ठीक है, सुपरविजन के एडवांटेज क्या है। अगर किसी भी काम को सुपरवाइज किया जा रहा है किसी भी एक उनके ऊपर के अधिकारी के द्वारा, तो सीधी सी बात है कि उनके काम में बहुत सारे चेंजेस हमको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि सपोर्टिव सुपरविजन हेल्प सर्विसेज प्रोवाइडर टू अचीव वर्क ऑब्जेक्टिव बाय इम्प्रूविंग देयर परफॉर्मेंस। ठीक है, जो भी हमारा वर्क ऑब्जेक्टिव सेट किया गया है उसको अचीव करने में आसानी होगा। इट एंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी टू सेट स्टैंडर्ड। ठीक है, यह इंश्योर करता है यूनिफॉर्मिटी ऑफ सर्विसेज, जो कि एक स्टैंडर्ड सेट किया जा गया है उसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया हो। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग दैम इन अ टाइमली मैनर। ठीक है, इसके ज़रिए हम लोग प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई अपने स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल में तो ये लिखा गया है, लेकिन प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करने में क्या प्रॉब्लम आ रहा है और उसको कैसे टाइमली सॉल्व किया जा सके, ताकि हमारा जो आगे का प्लानिंग है उसमें इफेक्ट ना हो। इट हेल्प्स इन मेकिंग अ फॉलो अप ऑन डिसीजन रीच ड्यूरिंग प्रोविजन सुपरविजन विजिट, प्रीवियस सुपरविजन विजिट। ठीक है, जो पिछले भी जो भी विजिट किए गए थे, पुराने पहले जो भी विजिट किया गया था, सपोज कुछ ANM को बोला है कि इसमें ये चेंजेस करना है, तो उसको वो नेक्स्ट टाइम फॉलोअप कर सकता है कि वो चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। इट ऑल्सो आइडेंटिफाइड स्टाफ नीड्स एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल डेवलपमेंट। इट रेनफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल लिंक बिटवीन हाई एंड लोअर लेवल। देन चैलेंजेस इन प्रोवाइडिंग सपोर्टिव सुपरविजन, ये आप देख लीजिएगा। देन सेटिंग अप अ सपोर्टिव सुपरविजन सिस्टम, कैसे हम लोग एक अच्छा सपोर्टिव सुपरविजन सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। पहला है ट्रेनिंग अ कोर सेट ऑफ सुपरवाइजर्स। ठीक है, हम लोग को सुपरवाइजर्स का एक अच्छा टीम बनाना पड़ेगा और उसको ट्रेन भी करना पड़ेगा कि आपको क्या क्या चीज़ों को सुपरवाइज करना है। सेकेंड, क्रिएटिंग चेकलिस्ट एंड रिकॉर्डिंग फॉर्म्स। ठीक है, कोई भी सुपरवाइज़र है अगर वो सिंपली जाके सुपरवाइज करता है तो उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, बदले कि वो एक चेकलिस्ट प्रिपेयर करे, है ना, कि कौन सा काम हुआ है, कौन सा, उसमें कई प्रकार के स्टैंडर्ड मार्किंग हो सकते हैं, सपोज गुड, एवरेज, पुअर। ठीक है, इस तरीके से। देन एंश्योरिंग एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज आर अवेलेबल, जैसे कि व्हीकल, पर डैम, एरिया फॉर कोलैबोरेशन विद अदर प्रोग्राम्स। ठीक है, इंश्योर करना है
कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं कि नहीं हैं, तभी एक अच्छा सपोर्टिव सुपरविजन सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। प्लानिंग रेगुलर सुपरवाइजरी विजिट, ठीक है, जब भी अपन सुपरवाइजरी विजिट करते हैं तो कैसा वो उसको हम लोग प्लान करना है। वेयर मतलब कि यूजिंग डाटा टू डिटेक्ट प्रायोरिटी ऑफ सुपरविजन साइट, कब कहाँ जाना है हमको, ठीक है। व्हेन शेड्यूल सुपरविजन विजिट यूजिंग अ वर्क प्लान, हमको किस दिन जाना है, मंडे जाना है, ट्यूसडे जाना है, सवेरे जाना है, शाम को जाना है। व्हाट ऑब्जेक्टिव टू ट्रेन, ठीक है, कौन से ऑब्जेक्टिव हम वहाँ पर असेस करने जा रहे हैं। सपोर्टिव सुपरविजन विजिट्स, कंडक्टिंग सुपरविजन विजिट्स, ऑब्जर्वेशन, यूज ऑफ डाटा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन एंड फीडबैक, फॉलो अप। देन आता है मॉनिटरिंग, लीडरशिप देख लिए हम लोग, सुपरविजन देख लिए, फिर आ गया मॉनिटरिंग, ठीक है। ये भी सुपरविजन का एक तरीके से अपन सिनोनिम्स बोल सकते हैं, लेकिन दोनों में काफ़ी सारे डिफरेंस हैं। कंसेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, कलेक्टिंग and analyzing data on actual implementation of the program and communicating it to program managers so that any deviation from the planned operation are detected, diagnosed for cause of deviations are made and suitable corrective actions are taken, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट क्या कहता है मॉनिटरिंग का, मॉनिटरिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेजरिंग, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि किसी काम को मेजर करता है कि वो किस लेवल तक हुआ है, कितने % में हुआ है। रिकॉर्डिंग, इसका एक प्रॉपर रिकॉर्डिंग है, ठीक है। कलेक्टिंग, इसका एक कई प्रकार के फॉर्मेट है जो कि कलेक्ट किए गए हैं। एंड एनालाइजिंग डाटा ऑन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम, जो कि हम लोग को एक डाटा फॉर्म में मिलता है जिसको कि हम एनालाइज कर सकते हैं। सपोज सुपरविजन में हम लोग ऑन साइट जाके देख रहे हैं, मॉनिटरिंग में क्या है, हम लोग थ्रू डाटा के ज़रिए या फीडबैक के ज़रिए या कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के ज़रिए उसको असेस करके हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम किस लेवल पर अचीव हुआ है, ठीक है। मॉनिटरिंग प्रोसेस, डिटेक्टिंग डेविएशन फ्रॉम द प्लान, ठीक है। पहले हम लोग डेविएशन देखेंगे कि हमारे प्लान में कहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम दिख रहा है। फिर सेकंड, डायग्नोसिंग कॉज ऑफ डेविएशन, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे कि हमारे जो डेविएशन आ रहा है, ठीक है, या जो प्रॉब्लम आ रहे हैं उसका कारण क्या है। नेक्स्ट आता है टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, जो भी प्रॉब्लम आया उसका करेक्ट एक्शन हमको क्या लेना है। डिफरेंस बिटवीन मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन, ये आप देख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा ओवरऑल टॉपिक। मैं सोचता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।